में बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सेकंड पार्ट है जैसे -8 है तो मैं -8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 1 = 5 5 2 = 10। तो जो इसके पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं 5 के वो तो बड़े आएंगे -8 से। मुझे -8 से छोटा चाहिए या उसके बराबर चाहिए, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा -5। -5 -8 से छोटा है क्या? -5 -8 से छोटा है क्या? नहीं, बड़ा है। ठीक है, आप बस इसको इस चीज़ से देखिएगा, नेगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, उल्टा होता है। तो हम ये कहेंगे भाई -5 तो यहाँ आएगा और आगे आगे बढ़ते हुए -8 यहाँ पर आएगा। तो अगला देखेंगे 5 × -2 वो क्या हो जाएगा -10। -8 से छोटा है, हम कहेंगे हाँ ये छोटा है। तो 5 × -2 5 × -2 कितना हो जाएगा -10। फिर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन है तो नीचे जब सब्ट्रैक्शन होगा तो नीचे वाले का साइन प्लस हो जाएगा। ये समझ गए? ठीक है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने 10th क्लास में करा था कि जब नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है। तो -8 + 10 रिजल्ट क्या आ गया? +2, यही रिमाइंडर है। तो -8 mod 5 का रिजल्ट है +2। आगे चलिएगा, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट और शौर्य मैं इस तरह से लिखवाने का मेरा तरीका ये है कि पहले इधर फर्स्ट पार्ट इधर, फिर सेकंड पार्ट इधर, फिर थर्ड पार्ट इधर, ऐसे उल्टा। ठीक है, उसके बाद थर्ड देख लीजिए। थर्ड है 9 + 23 mod 12। 9 + 23 mod 12। 9 + 23 क्या है? ये हो गया 32 mod 12। इसका मतलब क्या है? 32 mod 12 का मतलब क्या है कि आपको 32 को 12 से डिवाइड करना है। तो 12 1 = 12, 12 2 = 24, 3 सा तो 36 बड़ा हो जाएगा। तो 12 2 = 24, 32 - 24 इज 8, तो 8 आ गया रिमाइंडर। तो 32 mod 12 = 8। 8 इसका रिजल्ट है। 32 mod 12 = 8 आ गया। फोर्थ पार्ट देखिएगा, 8 × 7 ये थर्ड पार्ट हुआ। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है 8 × 7 mod 6। 8 × 7 mod 6। 8 × 7 mod 6। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? 8 7 = 56, 56 mod 6। ठीक है, अब क्या है, जैसे पॉजिटिव वाला है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप वैसे ही सोचिए, 6 9 = 54, 6 9 = 54। भाई 56 से जस्ट छोटा नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाता हो। 6 9 = 54, 56 - 54 इज 2। तो 2 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। ये हो गया 2। फिर उसके बाद देखिएगा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ है 3 mod 10। 3 mod 10 मतलब 3 को 10 से डिवाइड करना है। 3 को 10 से डिवाइड करना है। तो 10 1 सा तो 10 होता है, वो तो बड़ा हो जाएगा, हमें तो इससे छोटा लेना है। तो क्या लिखेंगे? 10 0 सा 0, 10 0 सा 0। ठीक है, सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स लेंगे। 10 0 सा 0, तो 3 - 0 इज 3, तो 3 ही रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 3 देयरफॉर 3 mod 10 = 3। 3 mod 10 = 3। इसके बाद देखिएगा सिक्स्थ पार्ट है 12 mod 4। 12 mod 4। 12 mod 4 बता दीजिए क्या होगा? ऐसे ही बताओ सीधा सीधा। 12 को 4 से डिवाइड करना है। 4 3 = 12 है ना, तो 3 तो आ गया क्वोशिएंट। रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? 0। बस, तो 0 है इसका आंसर। अच्छा जी, ये तो हुआ हमारा सिंपल। अगर मेरे को किसी का भी मॉड्यूलो निकालना है, इसको कहते हैं किसी का भी मॉड्यूलो निकालना है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या है वो बताते हैं। ये पहले बताइए, नोट कर लिया तो कर लो फटाफट।
आप लोग कभी अभी जैसे 12th क्लास में आए हैं, तो स्कूल वाले कभी कोई एकेडमिक काउंसलर से कभी कोई सेशन वगैरह करवाया है स्कूल में? उन्होंने कभी बताया अप्लाइड मैथ्स के फ़ायदे नुकसान, कभी कुछ नहीं? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 2-3 जगह हैं। जैसे नेहरू प्लेस में एक ईरोज़ इंटरनेशनल टावर है, ईरोज़ इंटरनेशनल टावर, EROS, ईरोज़ इंटरनेशनल टावर। वहाँ पर अलग अलग तरीके के कंसल्टेंट्स हैं, मतलब वो एक बिल्डिंग ही जो है ना पूरी, वो कंसल्टेंट्स की बिल्डिंग है। वहाँ आपको जॉब कंसल्टेंट्स मिलेंगे वहाँ आपको फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स मिलेंगे कि अगर आपको फॉरेन में मतलब जाना है 12th क्लास के बाद, यूरोप में जाना है, अमेरिका में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कहीं पर भी जाना है, तो वहाँ पर कैसे कैसे कोर्सेज ऑफर करती हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे नीट का बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम होता है, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो आपको शायद पता नहीं, पता होगा या नहीं, ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना 2-3 साल से, है ना? और ये पता होगा कि यूक्रेन से कितने सारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए थे। तो यूक्रेन में जनरली लोग क्या करने, मेडिकल करने जाते हैं। यहाँ पर अगर आप एमबीबीएस करेंगे, यहाँ पर एमबीबीएस करेंगे, तो एमबीबीएस में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो बहुत लिमिटेड है। अब वो जब बहुत लिमिटेड हैं, तो जिनके वो कॉलेजेस हैं वो मोटी मोटी डोनेशंस, आप डोनेशन भी मतलब अगर पता हो तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ, 1-1 करोड़ रुपए लोग डोनेशन देते हैं, ये सिर्फ एडमिशन लेने के लिए है। तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन में सस्ता है मेडिकल एजुकेशन, चाइना में सस्ता है, चाइना में सस्ता है, मतलब इतना सस्ता है कि लोगों को ये तक होता है कि भाई मैं स्पेशल लैंग्वेज 1 साल 1.5 साल मैं अपना नीट की तैयारी के साथ साथ मैं चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लूँगा, एम्बेसी में क्लासेस भी चलती हैं, तो वो करके लोग चाइना भी जाते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें गूगल वूगल से नहीं मिल सकती, नेट वगैरह से नहीं मिल सकती, हमें कोई सचमुच में कोई एक्सपर्ट चाहिए। तो इरोज़ इंटरनेशनल टावर है, कभी अगर मौका लगे, समर ब्रेक हो, 2 दिन 3 दिन का टाइम निकाल कर, और बिल्डिंग में मतलब एक के पीछे एक कंसल्टेंट्स हैं, तो जॉब कंसल्टेंट्स भी हैं, एकेडमिक कंसल्टेंट्स भी हैं, ठीक है? तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि 2-4 मतलब कोर्सेज ऐसे हैं जो सिर्फ अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों को ही ऑफर होते हैं। और आप लोगों को ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को, क्योंकि आप अभी 3 बच्चे हो, है ना? हमेशा जो मैं देखता रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, कि 3, 4, 5 या 6 बस इतने बच्चे आते हैं अप्लाइड मैथ्स पढ़ने, और वो भी अगस्त सितंबर तक आते आते तो मतलब कोई फिजिकल एजुकेशन ले लेता है, कोई फाइन आर्ट्स ले लेता है, मतलब वो दुखी। हाँ होता है, होता है। वो मैंने शायद एक दिन मैसेज भी दिखाया था आपको, एक लड़की है वो 12th में, जिया सिन्हा, वो 12th में है, आशियाना में, फिजिकल एजुकेशन ले लिया। तो शिफ्ट कर जाते हैं, और शिफ्ट करने के बाद में पछताते हैं कि काश 1 साल मेहनत कर ली होती। मैं आपको बताता हूँ, एक कोर्स चाहे तो नोट कर लीजिए, BA इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स एक मतलब स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो सिर्फ DU ही ऑफर करती है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स ये मिलेगा ही उस बच्चे को जिसने 11th-12th में इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैथ्स पढ़ी होगी। मैं अप्लाइड मैथ्स नहीं कह रहा हूँ, अप्लाइड मैथ्स नहीं कह रहा हूँ, अगर आपने नॉर्मल मैथ्स भी पढ़ा है, नॉर्मल मैथ्स भी पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल हैं उस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। 3-4 जॉब वैकेंसीज, अर्नेस्ट एंड यंग सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कंपनी है, ये रिसर्च फर्म है, अर्नेस्ट एंड यंग, बहुत बड़ी फर्म है, और इसका पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो भी इनका गुड़गांव में है, सेक्टर 132 में। तो वहाँ पर सारे के सारे, जैसे कई लोग हैं ना जिनके दिमाग में ये रहता है, नहीं नहीं कॉमर्स में तो यार कुछ फ्यूचर ही नहीं है, CA बन जाओ बस, उसके अलावा तो कुछ नज़र ही नहीं आता। जैसे कहते हैं ना कि PCM में सिर्फ आप मेडिकल लाइन, उसमें इंजीनियरिंग लाइन में ही जा सकते हैं। तो अर्नेस्ट एंड यंग में जो जॉब्स ऑफर होती हैं वो होती हैं इन लोगों को। अच्छा, ये चीज़ मेरे को किसी ने बताई नहीं थी, मैं खुद जब नौकरी ढूंढने गया था, पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं खुद जब नौकरी ढूंढने गया तो मैंने कहा यार तो सब कॉमर्स वाले ही हैं। अभी मैं इंजीनियर था और मैं पहुंचा वहाँ पर तो कहने लगे नहीं नहीं, वो आपको अकाउंटेंसी के साथ जिस बच्चे को भी मैथ्स की नॉलेज होगी वही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, अप्लाई ही नहीं कर सकते। और जॉब क्या थी, मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी मतलब कंपनी में ने जब मैनेजमेंट ट्रेनी हायर करा है तो पहले वो आपको सिखाएगा, मतलब उसको ब्लैंक स्टूडेंट्स चाहिए, लेकिन उनको मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए। ये नहीं कि मैथ्स से रिलेटेड कुछ बात हो रही है वहाँ पर वो बच्चा मुंह खोल के बैठा है, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पूरे साल ना आपको खुद से ही इंटरनली मोटिवेटेड रहना है, ठीक।
1 2 3, आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर लास्ट में आते आते बहुत कम रह जाते हैं बच्चे। और 2022 में 2023 में आनंदराम जयपुरिया जो है स्कूल है, वहाँ पर तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चे ही मतलब 2 या 3 रह गए थे। और एक लड़का आरुष है, यहीं रहता है फॉर्चून में, कभी भी अगर मन करे पूछने का तो मैं उससे मुलाकात करवा दूंगा। 0 रह गए बच्चे, अकेला वो रह गया। उसने कहा यार मैं ही रहकर क्या करूँगा अप्लाइड मैथ्स में, उसने छोड़ दिया। ठीक है। और ऐसे ही उससे 1 साल सीनियर एक लड़की थी मन्नत वालिया, वो यहाँ रहती थी KW में। ये 2021 की बात बता रहा हूँ, है ना, मतलब पेपर 2022 में हुए थे। वो भी अकेली रह गई थी और फिर उसने कह दिया था भाई मेरे को पढ़ना ही है, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक ही इस चैप्टर में। वहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री। भाई 3D ज्योमेट्री का क्या काम है कॉमर्स में, वो आप क्या करेंगे पढ़कर, है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके काम की चीज़ें हैं। तो बस सिर्फ इतना बता रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा खुद से ही इंटरनली मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। NCERT बुक नहीं है, स्कूल से भी प्रेशर आएगा कि अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, टीचर नहीं है, उल्टा टीचर ही कहेंगे छोड़ो कुछ नहीं रखा इसमें। उन टीचरों को खुद नहीं पता है कि इस चीज़ का फ़ायदा और नुकसान क्या है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कभी अभी जब समर ब्रेक तो होगा ना कुछ दिन का, शायद 12th वालों का थोड़ा कम होता है, बाकी बच्चों का तो ज़्यादा है। आप लोगों का शायद 10 या 12 दिन में बुला लेंगे कि आ जाओ बेटा एक्स्ट्रा क्लास चलेंगी। ठीक है। तो वो जो 10-12 दिन मिलेंगे, 1 या 2 दिन निकाल कर आप इंडिपेंडेंटली जाना। इरोज इंटरनेशनल टॉवर है नेहरू प्लेस में, वहाँ पर जाकर खुद ही सर्च करना। एकेडमिक कंसल्टेंट से, एकेडमिक काउंसलर से मेरे को मिलना है, वहाँ जाकर पूछना कि ये जो सब्जेक्ट कोड 241 है ये क्या है, ये मेरे लिए सरदर्द बना हुआ है, क्या करूँ। वो अपने आप बता देंगे कि अच्छा है या बुरा है। नुकसान भी बताएंगे जो मुझे नहीं पता, फ़ायदे भी बताएंगे। कई चीज़ें मेरे को बहुत कम लिमिटेड चीज़ें पता है, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही काम करता हूँ। तो आप एक बार जाकर ज़रूर पता करना। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। Let a and b be two integers. Let a and b let a and b be two integers and n be an integer greater than 1 and small n be an integer greater than 1, then a is said to be congruent to b modulo n. एक्चुअली डेफिनेशन पूछी जाती है इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल मैथ्स में डेफिनेशन वगैरह नहीं आती है, इसमें पूछी जाती है। देन ए इज said to be then a is said to be congruent to b said to be congruent to b modulo n कॉमा आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ, एंड डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। स्मॉल एन डिवाइड्स द डिफरेंस of A and B.
अच्छा, इसमें क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स, तो हमारे पास ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं और एन भी एक इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, मतलब नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, देन ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड एन, मॉड एन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि ये जो इंटीजर है, अब तक तो हमने कॉन्ग्रुएंसी कहाँ पर देखी थी, बचपन में 10th क्लास में देखी थी। तो 10th क्लास में जो कॉन्ग्रुएंसी है वो देखते थे दो ट्राइंगल्स के बीच में कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। यहाँ पर हम ये देखेंगे दो इंटीजर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा कि अगर ए इक्विवेलेंट टू बी मैं कब लिखूंगा, मैं तब लिख सकता हूँ कि अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है ए माइनस बी, अगर वो पूरी तरह से, हाँ जी, अच्छा, नमस्कार जी, बैठिए जी, आप जल्दी आ गए। एक्चुअली हमें टाइम का ना थोड़ा सा अच्छा अच्छा अच्छा, 4:30 है ना। 4:30, हाँ, तो मैं अभी जरा पढ़ा लेता हूँ, है ना। तो ए यहाँ पर हम लिखेंगे ए इक्विवेलेंट टू बी मॉड एन। तो इसका मतलब क्या है, इसको डिफाइन इस तरह से करा जाएगा कि ए माइनस बी जो है वो पूरी तरह से एन से डिवाइड हो जाए, ए माइनस बी पूरी तरह से एन से डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी नंबर एन से डिवाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल एन क्या है, एन भी तो कोई इंटीजर है, तो हमने कहा कि मान लीजिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 5 × 1 या फिर 5 × 2 या फिर 5 × 3, मतलब 5 का ही कोई मल्टीपल होगा। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 का ही कोई मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब a माइनस बी जब n से डिवाइड हो रहा है तो वो n का ही कोई मल्टीपल आएगा। तो हम उसको लिखेंगे लैम्बडा n, दैट इज a माइनस बी is an integral multiple of small n, ठीक है। ये डेफिनेशन है, लिखवाई इस वजह से जा रही है क्योंकि पूछी जाती है डेफिनेशन, ठीक। और जो इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देख लीजिए किस तरह के आएंगे। क्वेश्चंस देखिएगा, मैं पहला एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द set of values, find the set of values of x satisfying find the set of values of x satisfying x equivalent to 12 mod 5। क्या है x equivalent to 12 mod 5। अब देखिएगा करना क्या होगा इसमें, वो कह रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मुझे x की सारी वैल्यूज निकालनी है कुछ इस तरह से कि x इक्विवेलेंट टू 12 mod 5, ठीक है। तो कैसे होगा, इसका मतलब ये है कि x और 12 का डिफरेंस 5 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, मतलब किस फॉर्म का आएगा, जैसे यहाँ पर वो n से डिवाइड हो गया तो लैम्बडा n की फॉर्म का आया, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 लैम्बडा की फॉर्म का आएगा। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा कोई भी इंटीजर है, तो वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, मतलब लैम्बडा कुछ भी 1 2 3 4 5 6, हाँ के भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या करा कि जैसे ये x इक्विवेलेंट टू 12 है, तो हम इसको लिखेंगे x इक्विवेलेंट टू 12 मॉड 5। 12 को ऐसे लिखेंगे x माइनस 12, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। x माइनस 12 मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। तो x माइनस 12
मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा, ये हो गया। अच्छा, तो 12 को उधर ले जाओ तो x क्या हो जाएगा, 5 लैम्बडा प्लस 12। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा ही है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, कि मुझे x की ही वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर लैम्बडा कैन बी एनी, वेयर लैम्बडा कैन बी एनी इंटीजर, लैम्बडा कोई भी इंटीजर हो सकता है, दैट इज अब इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लैम्बडा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिखिएगा -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ये तो लैम्बडा की वैल्यू हो गई। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिखें x इज इक्वल टू, फिर इसमें भी डॉट लगाइएगा, डॉट डॉट डॉट, अगर लैम्बडा की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू -2 -10, -10 प्लस 12 इज 2। अगर लैम्बडा की वैल्यू -1 होगी तो x की वैल्यू 5 इंटू -1 इज -5, तो यानी कि 7। लैम्बडा की वैल्यू 0 तो 5 0 ज़ा 0, 0 प्लस 12 इज 12। अच्छा, आगे चलते हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 12 इज 17। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 12 इज 22। ये हो गया। इसका मतलब क्या है, एपी बन रहा है ना, एपी बन रहा है, 5 5 का गैप आता जा रहा है, 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर 22 है। ठीक है, तो ये चेक करना भी ज़रूरी है। मॉड्यूलो 5 है, मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या है कि सारे 5 के मतलब सब में 5 5 का गैप होना चाहिए, तो सब में 5 का गैप आ रहा है ना, 2 + 5 7 + 5 12 17 22, समझ गए। ठीक है, अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये सेक्शंस किस तरह से बना रहा हूँ देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ है 4 5, और फिर इस सेक्शन में मैं लिख रहा हूँ 6। तो जब इसके नोट्स भेजूंगा ना तो उस पर लिखा हुआ आएगा 1 2 3 4 5 6, वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो पढ़ने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, तो अगला देखें, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, if 147 equivalent to 3 mod m, equivalent to 3 mod m, then find the values of m. Then find the values of m. अच्छा जी, अब जरा देखना, जैसे यहाँ पर तो x की वैल्यू निकालने के लिए बोला, इस बार कह रहे हैं कि m की वैल्यू निकालनी है, तो तरीका वही रहेगा सॉल्व करने का, इन दोनों का डिफरेंस इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, क्या था, x और 12 का डिफरेंस, x माइनस 12 किसके इक्वल हो गया था, 5 लैम्बडा के इक्वल। अब क्या हो जाएगा, 147 माइनस 3, 147 माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, m लैम्बडा के इक्वल। मेरे को m की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 147 mod m 147 minus 3 is equal to m lambda. 147 minus 3 is 144 is equal to m lambda। ये हो गया, मेरे को तो m की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लैम्बडा देखेंगे पहले, लैम्बडा क्या है ना, और वैल्यू निकालनी है मेरे को m की, तो ऐसे लिख देंगे m इज इक्वल टू 144 अपॉन लैम्बडा। ये बताइए, ये समझ गए, 144 अपॉन लैम्बडा। नाउ लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा क्या क्या हो सकता है, -2 -1 0 1 2, ऐसे डॉट 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 लगाते जाए। ठीक, तो m क्या होगा,
अगर लैम्बडा की वैल्यू -2 है तो 144 अपॉन -2 क्या हो जाएगा? -72। 144 अपॉन -1 क्या हो जाएगा? -144। 144 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। 144 अपॉन 1 ये क्या हो जाएगा? 144। और 144 अपॉन 2 इज अगेन 72 और डॉट 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 करके लगा कर छोड़ दीजिए। बस ये है। तो m की ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। इफ 39 इज इक्विवेलेंट टू x मॉड 7। यहां तक नोट कर लिया? बताइए। अगला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो खुद से ट्राई करेंगे। एक बार ट्राई करिएगा। एग्जांपल नंबर 4 दे रहा हूं। इफ 39 इज इक्विवेलेंट टू x मॉड 7। x mod 7, find the set of values of x. Find the set of values of x. जरा ट्राई करिए। आंसर बता देता हूं मैं। आंसर इसका आ रहा है 60, 53, 46, 39, 32, 25, 18। अगर सब -2 से 2 की रेंज लिया तो 15 into 25
-2 से 2 लिया तो 53 से 32 है ना। हाँ ठीक है 25 हाँ 53 46 39 32 25 ये आ रहा है। हाँ इन्होंने -3 से 3 की रेंज ले रखी है। ठीक है चलिए जी फिर एक क्वेश्चन नोट करिएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 987 प्लस 876 बड़ी वैल्यू है, लिखते जाइए 987 प्लस 876 प्लस 765 प्लस 654 प्लस 543 543 प्लस 432 प्लस 321 432 प्लस 321 प्लस 210 is divided by 6 प्लस 210 is divided by 6 करेंगे। हाँ करिए फटाफट। ऐड करना है, ऐड करके 6 से डिवाइड करना है। मैं इधर कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़े तब देखना, नहीं तो अपने आप करने की कोशिश करो। कितना आ रहा है नहीं समझ में। 441918 एडिशन बता रहे हो क्या? एडिशन बता रहे हो, कोई नहीं आप डिवाइड करो 6 से, 6 से डिवाइड करो, मेरे को तो रिमाइंडर बता दो बस। एक मिनट, अच्छा टोटल बता रहे हैं इसका, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर ही पूछना है बस मेरे को। तो ये जो है इसका रिमाइंडर, हाँ जी रिमाइंडर 0 है। अच्छा और ये कितना आ रहा था टोटल? 4788। ठीक है चलिए जी, तो ये आपने सारा का सारा ऐड कर लिया। हाँ ना 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 ना, इसमें तो सिर्फ डिवाइड वाला है। वो उसमें अगर जो वो मॉड्यूलो वाला है ना, मॉड्यूलो वाले में क्या है कि मॉड्यूलो वाले में दो नंबर्स के बीच में ये कॉन्ग्रुएंसी वाला साइन आएगा। ठीक है अच्छा
मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों कराया है, क्योंकि इसमें आपको ये जो इतने बड़े बड़े टर्म्स हैं इनको सबको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी जा सकती हैं, वो नोट करवाऊंगा अभी। जैसे 987 है, सिर्फ 987 को 6 से डिवाइड करिए। सिर्फ 987 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो 6 1 जा 6, 9 माइनस 6 इज 3, 3 8 38, 6 6 जा 36, 38 माइनस 36 इज 2, ठीक है, और 2 7 27, 6 4 जा 24, रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 876 का रिमाइंडर देखेंगे तो 876 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 2 जा 6 1 जा 6, गुड इवनिंग, 6 1 जा 6, तो 8 माइनस 6 इज 2, 2 7 27, 6 4 जा 24, 27 माइनस 24 इज 3, 3 6 36, 6 6 जा 36, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। मुझे क्या करना है, आपके लिए जो काम मैं बता रहा हूँ कि इसको अलग से डिवाइड करो, इसको करो, इसको करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको लगेगा कि ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, ठीक है। दोनों तरीके से इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसका ना वेरिफिकेशन आता है, वो ये पूछा जाएगा कि एक बार तो डायरेक्ट डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर कितना आ रहा है, और एक बार ये पूछा जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके बताना है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, सबके रिमाइंडर निकलेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। अब सबको ऐड जब आप करोगे तो सबको ऐड करने पर बहुत बड़ा कोई नंबर आ जाएगा, मान लीजिए 72 आ गया, तो 72 रिमाइंडर नहीं हो सकता। एक चीज़ याद रखना कि मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 6 से, तो रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, ये जो 8 टर्म्स हैं, 8 के रिमाइंडर ऐड करोगे, ऐड करके जो नंबर आएगा उसको फिर 6 से डिवाइड करोगे, और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो फाइनल उसका आंसर होगा, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है कि आपको दोनों मेथड से, डायरेक्ट एडिशन के बाद भी करना है और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके भी करना है। तो वो दोनों तरीके से करके देखेंगे और चेक करेंगे कि वो इक्वल आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो आज इतना ही कर लीजिए, मैं आपको लगभग 5 या 6 क्वेश्चंस दूंगा, वो करके लेकर आने होंगे, ठीक है। बस इतना ही कर लीजिएगा, और जो आज क्लास की वीडियो है और नोट्स हैं वो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर दूँगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।